अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे नस्ला टावर के हवाले से कि अब तक नस्ला टावर में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है, इससे आपको आगाही देंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर ज़रदारी सिस्टम के अंदर चल क्या रहा है, ये लड़ाइयाँ जो हैं वो किस किस्म की हैं। अंदरूनी कहानी हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार राहत साहब। सर, नस्ला टावर के हवाले से हमें बताइएगा कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई। देखिए नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है, जिस तरह अभी सादिया ने सवाल किया, वो कराची से रिलेटेड है। दो इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक हैं। एक तो नेस्ला टावर की हम बात करेंगे कि नेस्ला टावर के अंदर जो लोग थे वो तो सारे निकल गए, वहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सियासत भी कर ली। अब आगे जो होने जा रहा है वो बाकी डेवलपर्स के लिए, लैंड माफिया के लिए, चाइना कटिंग वालों के लिए और कराची के जो सो कॉल्ड बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, उन सब के लिए क्या मैसेज होगा या फिर ये सिलेक्टिव किस्म का एहतसाब होगा, यानी एक बिल्डिंग को आपने गिरा दिया, बाकी बिल्डिंग उसी जगह खड़ी रही। तो नस्ला टावर के जो लोग थे, जो मुकीम थे, बेचारे रोते पीटते वहाँ से निकल गए। कुछ लोगों ने कहा जी हम खुदकुशी कर लेंगे, वहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें भी गईं, लेकिन अल्टीमेटली वो खाली हो गया। वहाँ के कनेक्शन भी काट दिए गए। चीफ जस्टिस का हुक्म किसी हद तक इम्प्लीमेंट हो गया। अब पूरे पाकिस्तान से ढूंढा जा रहा है कि जी उसको गिराएगा कौन, वो कंपनी कौन सी आएगी जो बरूद से उसको उड़ाएगी पूरी बिल्डिंग को। पूरे पाकिस्तान में वो कंपनी नहीं मिल रही। इसी तरह सादिया, आप हैरान होगी कि जब शहबाज शरीफ साहब को दौरा पड़ा था कि लाहौर की सारी बिल्डिंग्स को गिराना है, जो इलीगल बिल्डिंग्स बन गई हैं। पहले ये अदारे लाहौर में भी ऐसे ही हुआ, LDA वालों ने पहले इलीगल बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे KDA ने कराची में बनवाई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, CBC जिसको कहते हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसी तरह LDA ने, उसी तरह उन्होंने पहले ये मिल मिला के अंदर खाते आपस में मुकमका करके बिल्डिंग्स को बनाते हैं, फिर उसके बाद गिराने की बात हो जाती है। तो लाहौर में भी ऐसे ही हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने बिल्डिंग्स को गिराने का फैसला किया। बहुत लोगों ने रोका कि इतने लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इतनी लाख फैमिलीज अफेक्ट होंगी, इतने लोग बेचारे जलील हो जाएंगे, मर जाएंगे, मुतासरीन नए पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी मैंने तो गिरानी। अच्छा, उसके बाद बाहर से मशीनरी मंगवाई गई, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स थी, गिराने के लिए, बनाने के लिए नहीं, गिराने के लिए। ठीक है। तो ये जो एक तखरीब की सोच है, यानी तमीर की सोच होनी चाहिए। चीज़ों को बनाने के लिए आप काम करें, गिराने के लिए मत करें। अगर एक चीज़ बन गई है तो उसकी कोई कंपलसेशन कर दें, उसका कोई रास्ता निकाल दें, उसको फाइन कर दें। यही चीज़ शहबाज शरीफ साहब को समझाने की कोशिश हम सब करते रहे कि इन बिल्डिंग्स को गिराए ना। हमने यहाँ तक ऑप्शन दी कि वहाँ पे सरकारी जो दफातर आपके किराए के ऊपर हैं, वहाँ से उनको ख़त्म करें। और डेवलपर ने कहा जी हम 2-2 फ्लोर आपको देने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट को, आप वहाँ पे सरकारी दफ्तर बना लें। उन्होंने वो भी नहीं बनाया, उन्होंने कहा जी गिराना है। तो इसी तरह ये कराची वाला नस्ला टावर का मामला है। अब देखना ये है कि ये बिल्डिंग गिरने के बाद जो कराची में हज़ारों नाजायज़ बिल्डिंग्स हैं और वो नाजायज़ तौर पे बिकी हुई हैं, वहाँ पे जो लोग बेचारे रह रहे हैं वो भी लूटे हुए हैं, और वहाँ पे जो लोगों ने लूटा हुआ है उनको कौन पूछेगा। सर, सबसे बड़ा मसला है भी यही ना कि वहाँ पर लोगों ने इतने पैसे लगाकर अपनी पूरी ज़िंदगी की जो है जमा पूंजी लगाकर वो ज़मीन ख़रीदी है, वहाँ पर काम कर रहे हैं या फ्लैट वगैरह खरीदी है। अब जब इसको गिरा दिया जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? हुकूमत इनको किस तरह से कंपनसेट करेगी? देखिए जी, हुकूमत तो सिर्फ लोगों को रुलाती है, लोगों को जलील करती है, लोगों को मारती है, और लोग बेचारे चीखते हैं, हुक्मरानों के दरवाज़ों के आगे जाके बैठ के चीखते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, फिर जाके हुकूमत बात सुनती है। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है कि हुक्मरान ऊंची आवाज़ सुनते हैं, हुक्मरान बेचारे किसी आम आदमी की, गरीब की आवाज़ नहीं सुनते। जो एक माफिया की शक्ल इख्तियार करके उनके दरवाजे पे पहुंच जाता है और वहाँ पे धरना दे देता है, वो TLP हो, वो कोई और ताकत हो, वो कोई और माफिया हो, वो सारे लोगों की सुनी जाती है। एक गरीब जो बेचारा है, अकेला जो है, उसकी कौन सुनता है? तो इसी तरह उन बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं, वो पैसे बेचारे अपने लुटा बैठे। अब जब बिल्डिंग गिरेगी, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कई लोग खुदकुशियाँ करेंगे। वो देखेंगे ना जब बिल्डिंग कि अपना घर उड़ता हुआ हवा में, और घर जब गिराया जाएगा
अदालत की तस्कीन तो हो जाएगी, लेकिन वो लोग प्रैक्टिकली बेचारे, बहुत सारे लोग ज़हनी तौर पे तवाज़ुन भी खो बैठेंगे, बहुत सारे लोग खुदकुशियाँ करेंगे, बहुत सारे लोग ये बेचारे आगे घर ढूंढते फिर रहे हैं, उनके पास आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये इन चीज़ों पे मेरे ख्याल है स्टेट को सोचना चाहिए, लेकिन स्टेट के पास शायद टाइम ही नहीं है। जी ठीक है। अच्छा सर, अब चूँकि कराची की बात हो रही है तो फिर जरदारी सिस्टम को हम नहीं भूल सकते। ये जरदारी सिस्टम के अंदर की लड़ाइयों की खबरें कुछ आ रही हैं, तो आप बताइएगा कि इसकी हकीकत क्या है। अब देखिए सादिया, जो बात आप कर रही हैं, पहले नस्ला टावर भी एक इसी तरह के सिस्टम का नतीजा है कि नाजायज़ जगह पे कब्जे कैसे होते हैं, वहाँ बिल्डिंग्स रातों रात कैसे बन जाती हैं, अदारे के लोग कैसे मिलते हैं, वो पैसे कैसे लेते हैं, इस तरह के बिल्डर्स कैसे वजूद में आते हैं, और फिर वो रातों रात बेच के कोई अपने पैसे कनाडा मुंतकिल कर लेता है, कोई अमेरिका, कोई अफ्रीका, कोई यूएई, कोई यूके, तो वहाँ जाके वो अपने महलात बना के कारोबार बना के बैठ जाते हैं और लोग बेचारे इसी तरह लुटते रहते हैं। तो आजकल कराची के अंदर आंख मचोली चल रही है जरदारी सिस्टम का। जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर लोग हैं, जो मुख्तलिफ जगह डीसीज लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ मसलन केडीए के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, तो उनके दरमियान आजकल एक दींगा मुश्ती चल रही है, लड़ाई चल रही है। केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आसिफ अली मेमन साहब हैं जो डीजी थे, अब उनको चेंज करके उनकी जगह किसी और साहब को लाया गया। वो जब कुर्सी के ऊपर बैठे तो आसिफ मेमन अली साहब गए, वो स्टे लेके वापस आ गए और आके उन्होंने उनको उठा दिया, और आते ही उन्होंने जो सिस्टम के लोग थे 8-10 उनको दफ्तर से फारिग कर दिया। उन्होंने कहा जी कोर्ट का ये ऑर्डर है और कोर्ट का मुझे हुक्म है। अब उसको गिराने के लिए एंटी करप्शन मुतहर्रक है, तो वहाँ पे एक अजीबोगरीब सियासत चल रही है। जरदारी सिस्टम अलग से काम कर रहा है, नीचे अफसरों के अंदर सिस्टम अलग से काम कर रहा है, दिहाड़ियों का निज़ाम अलग से है, और एक अब मरबूत और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसको कई इंपॉर्टेंट लोग चलाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे कलेक्शंस होती हैं कराची में, नोटों से भरे थैले इकट्ठे होते हैं और किसी ख़ास जगह पे जाके जमा हो जाते हैं, और वहाँ पे वो बड़े बड़े महलात भरना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े कमरे भरना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको याद है शर्जील मेमन साहब के घर से अरबों रुपए निकला था। सिराज दुरानी साहब का किस्सा भी आपने सुन रखा है। और जब शर्जील मेमन साहब के घर से पैसे निकले तो मशीन वहाँ पे गिनने के लिए ना स्टेट बैंक से मशीन मंगवाएगी, और मशीन ने 1 बिलियन के लगभग पैसे गिने तो वो गर्म हो गई, बल्कि नकारा हो गई। फिर उन्होंने कहा जी ये मशीन भी बंद हो गई है, इतने ज़्यादा पैसे। तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पे हर चौथे बंगले के अंदर इसी तरह ढेर लगे हुए नोटों के। ठीक, पहले मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, पैसे बाहर जाते थे, अब पैसे रुके हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किसी हद तक बंद है, तो अब वहाँ पे इसी तरह कैश पड़ा हुआ। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने केडीए की बात की, तो आखिर ये केडीए और एमडीए जो है वो है क्या? देखिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सीबीसी है, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी सीबीए, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये माफियाज वहाँ पे चला रहे हैं, और वहाँ पे माफियाज का गढ़ बन चुके हैं, और वहाँ पे कोई टॉप के ऊपर अफसर, इवन नीचे भी कमाई वाली जो सीटें हैं, वो माफियाज के बगैर नहीं लगता, और पहले अफसरों को लगाया जाता है, और वो अफसर लगता है जो वहाँ गारंटी देता है कि मैं इतने पैसे दूंगा, और उसको लगाया जाता है, और वो फिर उस हिसाब से पैसे देता है, और फिर वो मंथलियाँ चलती हैं, फिर सिस्टम चलता है। और जरदारी सिस्टम का कमाल देखें कि आज तक तमाम एजेंसियाँ कोशिश के बावजूद उस सिस्टम को ब्रेक नहीं कर पा रही। यानी उस वक्त जब जरदारी साहब के खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं, नैब के केसेस भी चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तरीके भी भुगत रहे हैं, साथ साथ उनका सिस्टम भी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट नहीं चल रही, उनका सिस्टम चल रहा है। यानी प्राइवेट जो लोगों के धंधे हैं वो अरूज पा रहे हैं, और गवर्नमेंट के जो दफातर हैं, अदारे हैं, वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, ये जरदारी सिस्टम जो है ब्रेक नहीं हो रहा, दिहाड़ियाँ लग रही हैं, तो फिर ये जो सरकारी लोग हैं, सरकारी अफसरान हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं? ये अपनी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही निशानदेही आपने की। बहुत सारे सरकारी अफसर तो वो हैं जो सिस्टम के साथ मिल गए हैं, कंप्रोमाइज़ कर गए हैं, और उन्होंने अपनी यही समझ लिया कि सिंध में अगर नौकरी करनी है तो हम सिस्टम का हिस्सा बन जाए, वरना नौकरी नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, और वो कभी कभार थोड़ी गैरत में आके
کبھی کو کام ایسا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نشان عبرت بن جاتے ہیں، یا وہ ڈسمس ہوتے ہیں، یا وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں، یا سرنڈر کر دیے جاتے ہیں۔ تو کراچی میں چیف سیکرٹری ہو، آئی جی ہو، یا نیچے کسی بھی امپورٹنٹ سیٹ کے اوپر کوئی بھی کام کر رہا ہو تو اس کو اس سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ جو نہیں بنتا پھر وہ وہاں نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ ڈی سی جام شروع ہے کیپٹن فرید، اس نے وہاں پہ اتنی کرپشن کی ہے، اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی ہے، اور مبینہ طور پہ زمینوں پہ قبضے اور ملک ریاض کو زمینیں چین کے لوگوں سے دینا، زرداری صاحب کے لیے کام کرنا، فرنٹ مین کے طور پہ کام کرنا، یہ اس پہ بہت سارے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ لیکن وہاں سے وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا، ہر مہینے کہا جاتا ہے جی وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ایک عرصے کے لیے، تھوڑے سے عرصے کے لیے وہ ٹرانسفر ہوا، اس دوران ان کی مسز بھی سی ایس پی افسر ہے، ڈی ایم چی ہیں یا سی ایس پی ہیں، لیکن افسر ہے، وہ آ کے وہاں بیٹھنا شروع ہو گئی تو وہ کنٹینیوٹی رہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو جنرل مینیجر ہوں وہاں پہ ملک ریاض صاحب کا، ملک ریاض صاحب ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، زرداری صاحب کر رہے ہیں، تو جام شروع کا پورا علاقہ وہ بیریئر ٹاؤن بن چکا ہے، اور بیریئر ٹاؤن ختم ہی نہیں ہو رہا، آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے تک چلتا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ کراچی کے اندر تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ جس محکمے کو آپ ہاتھ ڈالیں اندر سے بالکل وہ کھوکھلا ہے، اندر سے کوئی اور ہی سسٹم نکلے گا، وہاں گورنمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اب وہ ڈی سی کے خلاف پتہ چلا ہے کہ ایک ریفرنس بھی بن چکا ہے نیب کا، لیکن اس کے باوجود وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا، اس کے باوجود ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ ایک نہیں، یہ ہر ضلع میں، ہر ایریے میں، ہر محکمے کے اندر یہی کہانی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے جو محکمے ہیں وہاں پہ بھی مافیاز کام کر رہے ہیں، تو کراچی بنیادی طور پہ ایک مافیاز کا شہر بن گیا ہے، اور وہاں پہ ہر شخص جو ہے جو اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کہتا ہے، اور کچھ سو کالڈ سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ حصہ بے قدر جسا وہاں سے وصول کر رہے ہیں، اپنا اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں سارے لوگ۔ تو یہ کراچی جو فائنینشیل ہب تھا، جو پورے ملک کو فیڈ کرتا تھا، وہاں سے پیسہ آتا تھا سارے ملک کے لیے، ٹیکسز وہاں سے کلیکشن بہت زیادہ تھی، بڑا بزنس مین وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج بھی، پہلے بتا کوئی اور لیتا تھا، آج بتا کوئی اور لیتا ہے، اور بزنس مین آج بھی بلیک میل ہو رہا ہے، بڑے سے بڑا بزنس مین سسٹم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، لیکن شخصیت چینج ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بتے کی شکل بدل گئی ہے، طریقہ کار بدل گیا، لینے والے بدل گئے ہیں، آرگنائزیشن کے نام بدل گئے ہیں، بندوں کی شکلیں بدل گئی ہیں، دندہ اسی طرح ہی جاری ہے۔ سسٹم وہاں وہی پہ ہے۔ سینکڑوں قسم کے مافیاز کام کر رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ وہاں پہ اتنی دیر سے ادارے بھی کام کر رہے ہیں لیکن ان کی ابھی تک خاتمہ نہیں ہو پا رہا۔ جی جناب، بہت شکریہ، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔